कहा जाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता। लेकिन क्या हो जब मनुष्य ही मानवता का गला घोटने लग जाए। इसका परिणाम आप ठीक 6 अगस्त 1945 की घटना से लगा सकते हैं, जब जापान की जो सिटी थी नागासाकी एंड हिरोशिमा, उस पर न्यूक्लियर अटैक किया गया था। और उसी दौरान लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। बच्चे हो या बूढ़े हो या बुजुर्ग हो, किसी को भी नहीं बख्शा गया। और इतना ही नहीं, उसका परिणाम इतना घातक हुआ कि आज भी वहां के लोगों पर, उनके शारीरिक स्तर पर एवं मानसिक स्तर पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद से मानो कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का दौर सा चल गया। विभिन्न देश न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाने के पीछे दौड़ने लग गए। एंड आज उसका परिणाम हमें दिखता है कि किस प्रकार से जो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है, वहां पर भी फिर से न्यूक्लियर अटैक का खतरा हमें देखने को मिल रहा है। तो आज के इस डिस्कशन में हम इन्हीं मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हेलो एंड वेलकम यू ऑल। टुडे इज 5th of August and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आपको पता है, हम डेली बेसिस पर कुछ इथिकल टर्म्स डिस्कस करते हैं और आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा यूटिलिटेरियनिज्म। तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा स्टोरी सुनाना चाहता हूं। स्टोरी आप ध्यान से सुनिएगा। एक गांव हुआ करता था और उस गांव में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। एक था आपका राम और एक था आपका श्याम। और राम के अपने बगीचे थे, श्याम के भी अपने बगीचे थे। और उनके बगीचे में एक महत्वपूर्ण, काफी विशाल, फलदायक पेड़ मौजूद था। और श्याम के पास भी कुछ इसी प्रकार का पेड़ था। और ये जो पेड़ थे उससे फल प्राप्त होते थे, चिड़ियों को रहने का जगह मिलता था, ऑक्सीजन साफ सुथरे प्राप्त होते थे, पॉल्यूशन की दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन श्याम और राम के बीच में मानसिक विचारधारा का अंतर था। मतलब राम जो था थोड़ा लिबरल था, यानी कि वो जो फल राम के पेड़ में उगकर आते थे, वो फल मानव में या फिर जो वहां के लोग थे उनमें वो बांट दिया करते थे, प्रेम भाव बनाकर रखता था राम। और इतना ही नहीं, जो आपके चिड़िया या पक्षी इन वृक्षों पर रहते थे तो उनको वो सहारा देता था और उनसे वो काफी ज्यादा मनमोहित हो उठता था। उनके गुनगुनाने की आवाज, चहचहाने की आवाज से सुनकर राम काफी मनमोहित हो उठता था। लेकिन अगर श्याम की विचारधारा की बात करें तो श्याम को इस प्रकार की चीजें बिल्कुल नहीं पसंद हुआ करती थी। श्याम के वृक्ष में जो फल हुआ करते थे वो बांटने का उसका बिल्कुल मन नहीं रहता था और वो अपने पास रखता था और अपने ही कंज्यूम करता था। इतना ही नहीं, जो चिड़िया था, पंछी हुआ करते थे, उनको भी वो भगा दिया करता था। और एक प्रकार से आप देख सकते हो कि थोड़ा जो श्याम था वो कंजर्वेटिव टाइप का था। तो ये उदाहरण मैंने आपको क्यों दिया? ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि राम जो एक्शन कर रहा है, राम जो कंडक्ट कर रहा है, वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर निकल कर आता है कि राम का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम पर्संस। यानी कि राम के फल के माध्यम से कोई भूखों को भी खाना मिल जाता था, पक्षियों को भी रहने की जगह मिल जाती थी, और साथ में जो वातावरण है वो भी स्वच्छ रहता था। जबकि श्याम की बात करें तो जो श्याम है वो थोड़ा कंजर्वेटिव था और वो सिर्फ जो भी बेनिफिट है वो अपने पास रखना चाहता था। तो राम एक एग्जाम्पल है आपका कंसिक्वेंशलिज्म नहीं, यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच का। क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच में हम क्या देखते हैं कि
इसमें ये व्यक्ति डिसाइड करता है कि जो हमारा हैप्पीनेस है वो डिपेंड करता है कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जो सिर्फ अपने ही हैप्पीनेस पर विश्वास रखता है, लेकिन कोई अगर व्यक्ति है जो देखता है कि नहीं, हमारे साथ साथ हम 10-20 लोगों को और भी खुश कर कर रख सकते हैं, तो वो जो व्यक्ति है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश कर कर रखता है, प्रसन्नित करके रखता है, वो आपका यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच को पालन कर रहा है। तो यहां पर आप हम एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि कौन यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच का पालन कर रहा है। बिल्कुल सही, राम यहां पर यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच का पालन कर रहा है, क्योंकि ये अन्य लोगों की मदद कर रहा है, अन्य लोगों की दुखों को हैंडल करने का प्रयास कर रहा है, उसे भोजन देने का प्रयास कर रहा है, पक्षियों को रहने का जगह दे रहा है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप आसानी से यूटिलिटेरियनिज्म के कंसेप्ट को समझ जाएं। तो अब आते हैं हम अपने मुख्य पॉइंट पर। तो जो यूटिलिटेरियन अप्रोच है ये बेसिकली देखता है कि कोई भी हम एक्शन करते हैं वो मोरली राइट तब माना जाता है अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए फेवरेबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे हैप्पीनेस पा सके। यानी कि जो हैप्पीनेस है अगर वो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को फुलफिल करता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैन द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ वन इंडिविजुअल। और यहाँ पर मैंने आपको राम और श्याम का कंटेक्स्ट लेकर बिल्कुल बताया। तो जो यूटिलिटेरियन अप्रोच है उसकी बात जेरेमी बेनाथम यानी कि जे बेनाथम ने दी थी और उनका अप्रोच था क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म, जबकि जे एस मिल उन्होंने क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म की बात करी। अगर हम अन्य एग्जाम्पल ले तो भारत में भी आपको अन्य एग्जाम्पल मिल जाते हैं। जैसे आप पॉलिटी में डीपीएसपी पढ़ते हो, डीपीएसपी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दी गई है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि जो अमीर है, रिच है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, पोटेंशियल है, तो क्या किया जाए, जो उनके पास एक्सेस पैसे उनको टैक्स के माध्यम से कलेक्ट करके उनको गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वेरियस स्कीम चलाया जाए। तो यहाँ पर भी आपको यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पर्सन को फुलफिल करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ लेट्स से कि कोई लार्जर इंटरेस्ट है और उस लार्जर इंटरेस्ट के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट लाई जा रही है जिससे काफ़ी रोजगार आ सकते हैं, काफ़ी वातावरण में सुधार आ सकता है, एंड उसके लिए लेट्स से कि कुछ लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो फिर वो भी आपका यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच के तहत सही होगा। एंड कभी कभी आप इस प्रकार के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आती हैं जो बेनिफिट ज़्यादा नंबर को देगा, ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को देगा, एंड उसके लिए कभी कभी लोकल पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो यहाँ पर हमने यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच को डिटेल से जाना। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम ठीक डिफरेंट अप्रोच को देखेंगे, अदर अप्रोच को देखेंगे, जैसे कि आपका डेनेटोलॉजिकल अप्रोच। तो ये जो अप्रोच है ना, ये एथिकल डिलेमा को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करता है। और जब आप केस स्टडी सॉल्व करोगे यूपीएससी के, तो आपको इसी सब अप्रोच को लिखना होता है कि आपका अप्रोच क्या रहेगा। तो होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। नाउ वी विल डिस्कस टू इंपॉर्टेंट आर्टिकल। पहला जो आपका आर्टिकल है वो मैंने आपको ऊपर के दिए गए कंटेक्स्ट में ही बताया था कि जो आपका न्यूक्लियर अटैक है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, और उसका एक इम्पैक्ट ये हुआ कि इट चेंज्ड द वॉर एंड डिफेंस पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड। तो हम इसको डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। दूसरा जो है आपका यूएस मिडिल ईस्ट में वैसे तो काफी लंबे समय से अपना प्रेजेंस बनाए हुए है, लेकिन धीरे धीरे ये जो यूएस का डोमिनेंस है वो धीरे धीरे खिसक रहा है। कैसे खिसक रहा है? क्योंकि चाइना का प्रेजेंस वहां पर देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, जो आपका सऊदी अरेबिया है, जो एक समय यूएस का काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड था एंड यूएस पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट था फॉर डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी, आज वो भी अपने फॉरेन पॉलिसी को एक्सपेंड कर रहा है। तो हम देखेंगे इन मुद्दे पर काफी ज्यादा चर्चा होगी। उसके साथ साथ ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इस प्रकार के जो
इवेंट्स हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में, उस पर भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। So let's start with our discussion. The first article will deal with GS paper 2 and you can link with the topic given below. तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि 6 अगस्त 1945 जब यूरेनियम बम जापान के सिटी पर गिराई गई और उसके कारण आपका कितना ज्यादा नुकसान हमें देखने को मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इस घटना के बाद जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वेपन्स को लेकर, वॉर को लेकर, वो बदला। कैसे बदला? क्योंकि इसके बाद वेरियस कंट्री न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की तरफ आगे बढ़ने लगे। और इतना ही नहीं, जो आपका वॉर का जो पॉलिसी है या अप्रोच है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि वेरियस नेशन डेटरेंस पॉलिसी रखते हैं एंड इसके तहत वो चाहते हैं कि कोई भी देश जो हमारे ऊपर आंख उठाकर देखने का कोशिश करेगा तो हम उसको डरा कर रखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, तो ये होता है आपका डेटरेंस पॉलिसी। डेटरेंस पॉलिसी को आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके अंतर्गत जो देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है वो बेसिकली डरा कर रखता है कि कोई भी देश हमारे ऊपर आंख उठाकर नहीं देख सकता, नहीं तो हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। और ये जो डेवलप कंट्री है यानी कि यूएस हो गया, ठीक है, वो आपका इस अप्रोच पर चलता है। इस घटना के 78 ईयर्स बाद आप देख सकते हो जो न्यूक्लियर थ्रेट का इंसिडेंट है वो बढ़ा भी है, घटा भी है। और इस घटना के बाद यह भी सुनिश्चित हुआ कि भाई साहब अगर हम न्यूक्लियर वेपन का यूज करते हैं तो फिर वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम विश्व के लिए ला सकती है। इसीलिए एक पैरेलल डेवलपमेंट भी होने लगा न्यूक्लियर डेटरेंस के साथ साथ, वो था आपका न्यूक्लियर टैबू। न्यूक्लियर टैबू के अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को जस्टिफाई नहीं किया जाता, यानी कि यूं कहो कि न्यूक्लियर वेपन्स को एक प्रकार से वॉर में नहीं यूज करने की बात कही जाती है। इन एनी सर्कमस्टांसेस उसको जस्टिफाई ही नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये हमने न्यूक्लियर टैबू के बारे में जाना। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि जो आपका न्यूक्लियर टैबू है इसका कोई लीगल बेसिस नहीं है, कोई लीगल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है देशों के बीच कि हाँ हम जो है न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे। ये अभी कौन से प्रिंसिपल पर आधारित है? वो है आपका मोरालिटी, प्रोपोर्शनलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एंड ऑल्सो ये जो आपका न्यूक्लियर वेपन्स को न इस्तेमाल करने की विचारधारा निकल कर आ रही है, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि लाइव एविडेंस हमें मिल चुका है ऑलरेडी फ्रॉम द इवेंट ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो ये बात सुनिश्चित कर देता है कि न्यूक्लियर वेपन डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करता है, चाहे वो कॉम्बेटेंट्स फोर्सेस हो या फिर नॉन कॉम्बेटेंट्स, यानी कि जो आपका पॉपुलेशन है मानो तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन में चला जाएगा। और इतना ही नहीं, इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी कॉन्टेमिनेशन वाली चीज़ें हैं और आप इसका एविडेंस नागासाकी और हिरोशिमा से लगा सकते हो। और इसका जो रेडिएशन इफेक्ट है वो जनरेशंस तक फेस किए जाते हैं। आज भी वहाँ के जो जनसंख्या है उसमें ये रेडिएशन के इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या ये जो न्यूक्लियर डेटरेंस की पॉलिसी है या फिर जो न्यूक्लियर टैबू की पॉलिसी है ये जमीन पर खरा उतर रहा है? तो यहां पर यह बात निकल कर आती है कि जिस प्रकार से रशिया का इन्वेजन हुआ है यूक्रेन के ऊपर, उसमें तो यही बात निकल कर आती है कि जो रशिया है वो डेटरेंस की पॉलिसी को अपना रहा है। डेटरेंस की पॉलिसी यानी कि बार बार धमकी दे रहा है कि अगर हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ कोई देश जाने का कोशिश करेगा तो हम जो है अपने सारे आर्म्स एंड एमिटेशंस का इस्तेमाल कर देंगे। तो इनडायरेक्टली वो न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल के थ्रेट देते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल और कंटेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। Feb 24, 2022 उन्होंने ऑर्डर किया रशियन न्यूक्लियर फोर्सेस को इनटू ए स्पेशल रिजीम ऑफ कम्बैट ड्यूटी, और सितंबर 2022 को
रशिया वॉज प्रिपेयर्ड टू मेक यूज ऑफ ऑल वेपन सिस्टम अवेलेबल टू देम, ये स्टेटमेंट जारी की गई। जबकि ये जो आपका हिरोशिमा अटैक हुआ था उसके ठीक 38 ईयर्स के बाद जो यूएस के लीडर थे एंड यूएसएसआर के लीडर थे वो बेसिकली मीट करते हैं और साफ साफ ये कंफर्मेशन देने का प्रयास करते हैं कि जो न्यूक्लियर वॉर है वो जीता ही नहीं जा सकता एंड इसीलिए कभी न्यूक्लियर वॉर की लड़ाई होनी नहीं चाहिए। एंड इतना ही नहीं, 2021 में जब ये वॉर आपका स्टार्ट हुआ था उससे पहले भी जो रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन एंड जो आपका यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उन्होंने इस प्लेज को रीअफर्म किया था कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स हमने अभी डिस्कस किए वो अंडरमाइन करता है क्या न्यूक्लियर टैबू के, यानी कि आपका ये जो विचारधारा है कि हमें न्यूक्लियर वेपन किसी भी हाल में नहीं यूज करना है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के इंसिडेंट के बाद काफी ज्यादा प्रभावित होते हुए दिख रहा है। हालांकि जो स्टेटमेंट्स रशिया की तरफ से आ रही हैं उसका रिस्पॉन्स वेस्टर्न कंट्रीज किस प्रकार से दे रहे हैं, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है ये बात तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। साथ ही साथ जो वॉशिंगटन है वो साफ साफ बोल रहा है कि अगर न्यूक्लियर यूज किसी ने किया तो फिर हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड कमेंसुरेट रिस्पॉन्स देंगे उस देश को। लेकिन इस स्टेटमेंट में ये बात बिल्कुल भी नहीं बोली गई कि ये जो रिस्पॉन्स या रिटेलिएशन हम करेंगे वो न्यूक्लियर होगा। इसका मतलब ये है कि जो यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज है वो न्यूक्लियर वेपन को यूज करने के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। साथ ही साथ यूएस ऑल्सो डिड नॉट चेंज इट्स न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस, देयरबाय जो न्यूक्लियर स्पेकुलेशन है कि वेस्टर्न कंट्री यूज करेगा वो आपका नहीं है। ऑल्सो वेरियस कंट्री लाइक चाइना, उन्होंने ये कहा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो ज्वाइंटली एक साथ मिलकर अपोज करे द यूज ऑफ और द थ्रेट टू यूज न्यूक्लियर वेपन। तो ये आपका रेस्पॉन्स ग्लोबल लेवल से आ रहा है। तो कंक्लूजन यही बोला जाता है कि जब कोल्ड वॉर का फेज था, जब दो बड़े पावर दैट इज योर यूएस एंड यूएसएसआर आमने सामने थे, तो उस समय आप समझो कि न्यूक्लियर वेपन्स को एक्युमुलेट करने की होड़ सी चढ़ गई थी। एंड आज उसका परिणाम है कि लगभग 70,000 न्यूक्लियर वेपन्स स्कैटर्ड अराउंड द ग्लोब, आइदर इट इज इन स्टोरेज और डिप्लॉयड, बट वर्ल्ड उसे अवॉइड करना चाह रही है, कीपिंग इन लेसन्स ऑफ हिरोशिमा इन माइंड। तो ये आपका पूरा आर्टिकल का डिस्कशन था। होप यू अंडरस्टूड दिस इन ग्रेट डिटेल। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड आर्टिकल दैट विल ऑल्सो बी अंडर द पेपर GS पेपर 2 एंड इट इज रिलेटेड टू सऊदी इजराइल रीअप्रोचमेंट। तो सबसे पहले हम मिडिल ईस्ट के मैप को जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट है ना काफी ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स रीजन है। यहाँ पर शांति आपको देखने को मिलती ही नहीं है, क्योंकि जो देश है वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। जैसे आपका इजराइल और सऊदी अरेबिया के साथ कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता ही रहता था, ईरान सऊदी अरेबिया के बीच कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था, सऊदी अरेबिया यमन के बीच कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है, इराक और सीरिया का इंसिडेंट आप जानते ही हो वहाँ पर क्या चलता है। तो ये जो है ना काफ़ी अनस्टेबल रीजन होता है और पीस बड़ा मुश्किल से यहाँ मिलता है। तो इसके कारण जो भी देश है वो इनसे प्रभावित रहते हैं एंड इसके कारण आप देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशंस, अटैक्स, ये सब घटनाएं भी घटती रहती है। तो इसलिए थोड़ा सा मिडिल ईस्ट पर जानकारी रखनी है और यूपीएससी भी मिडिल ईस्ट पर फोकस करता है, मैप के रूप में क्वेश्चन दे दिया जाता है। जैसे इजराइल का जो मैप है उसमें से 2-3 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि मिडिल ईस्ट में जो कंट्री है वो बेसिकली आपके कौन कौन से हैं। और पहली बात आप देखो कि सऊदी अरेबिया एक प्रकार से इस मिडिल ईस्ट को लीड करता है, सबसे बड़ा देश है, काफ़ी पावरफुल है, वेल्थ भी इसके पास काफ़ी ज़्यादा है। एंड सऊदी अरेबिया के साथ साथ आपका एक तरफ यमन आता है, ओमान आता है, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, सीरिया, ईरान, ये सब देश हैं आपके
एंड ये जरूर ध्यान रखना है कि रेड सी कौन कौन देश के साथ बॉर्डर करती है, पर्शियन गल्फ किस किस देश के साथ बॉर्डर करती है, एंड दो स्ट्रेट यहाँ पर हमें जरूर देखने को मिलते हैं। क्या आप उस स्ट्रेट का नाम हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? बताना आपको चाहिए, क्योंकि इससे आप सीखोगे, लर्न करोगे। तो नाउ मूव टू द आर्टिकल। तो जो मिडिल ईस्ट है वो फिर से न्यूज में है, और जो यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि जो यूएस है वो अपनी डिप्लोमेसी निभा रहा है कि किस प्रकार से सऊदी अरेबिया और इजराइल को एक प्रकार से एक साथ लाया जाए, क्योंकि हिस्ट्री इज द प्रूफ कि ये दोनों देश हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहे हैं बिकॉज ऑफ द पैलेस्टीनियंस इश्यू। एंड अब ये प्रयास किया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया और इजराइल को एक साथ लाया जाए एंड उसकी दोस्ती बढ़ाई जाए। लेकिन ये जो स्टेप यूएस कर रहा है, क्योंकि यूएस जो है दोनों का मित्र है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या फिर इजराइल हो। लेकिन अभी क्या है ना कि अभी यूएस के लिए काफी ये चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस है। क्यों? बिकॉज यूएस का जो रिलेशंस है उसमें अभी खट्टापन सा आ गया है विद द लीडर्स ऑफ बोथ कंट्री। कैसे? कि जो आपका इजराइल में लीडर है मिस्टर नेतन्याहू, वो एक्सट्रीम राइट विंग कॉलिशन को लीड करते हैं, और उस कॉलिशन का एम ही है कि जो जेविश सेटलमेंट है उसको वेस्ट बैंक में सेटल किया जाए। और आपको ही पता है ना इजराइल में आपका क्या इश्यू चलते रहता है, पैलेस्टीनियन वर्सेस जेविश, ठीक है। तो जो वहां की कॉलिशन है, वहां की सरकार है, वो प्रयास कर रही है कि जेविश सेटलमेंट को वेस्ट बैंक में किया जाए। एंड ऑल्सो वहां पर एक और मुद्दा चल रहा है, दैट इज जुडिशरी इंडिपेंडेंस को लेकर, क्योंकि वहां पर जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन किया गया है बिल लाकर। तो इससे यूएस काफी ज्यादा नाराज है। यूएस इन दोनों मुद्दों पर इजराइल के डिसीजन को अपोज करता है, तो यहां पर एक नाराजगी सामने निकल कर आ गई। ऑल्सो जो सऊदी अरेबिया का कुछ एक्शंस हाल फिलहाल में लिया गया, वो भी यूएस और सऊदी अरेबिया के रिलेशन में गैप लाता है। कैसे? जैसे आप देख सकते हो, जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस है, ठीक है, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज थे, क्योंकि प्रिंस को लगा कि जो आपका जमल खशोगी का मर्डर हुआ उसमें यूएस का हाथ है। और इतना ही नहीं, सऊदी अरबिया अब धीरे धीरे अपने स्ट्रेटेजिक ऑप्शन को बढ़ा रहा है, डाइवर्स कर रहा है। नहीं तो क्या होता था, वो ज़्यादातर यूएस पर डिपेंड रहता था, चाहे वो मिलिट्री असिस्टेंस हो या फिर आपका डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो या फिर आपका टेक्नोलॉजी प्रोक्योरमेंट हो, यूएस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहता था। लेकिन अब जो है सऊदी अरबिया इसको एक्सपेंड कर रहा है, अपने फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस ला रहा है। और इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि चाइनीज मीडिएशन के माध्यम से, चाइनीज के प्रेजेंस के माध्यम से ईरान के साथ सऊदी अरबिया अपने रिलेशन को अच्छे करने का प्रयास कर रहा है, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को सुधार करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सऊदी अरबिया को भी लगता है कि अगर इस रीजन में कन्फ्लिक्ट रहेगा तो फिर पीस स्थापित नहीं होगी और ये रीजन हमेशा टेंस का माहौल ही रहेगा। और यहाँ पर चाइनीज प्रेसिडेंट का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। नहीं तो जनरली क्या होता है, सऊदी अरेबिया कोई भी डील करता है तो उसमें यूएस का प्रेजेंस होता है, लेकिन यहाँ पर आपका यूएस को साइडलाइन कर दिया गया था और चाइनीज प्रेजेंस हमें देखने को मिला टू सॉर्ट आउट द इश्यू विद द ईरान। एंड ऑल्सो सऊदी अरेबिया ने रशिया के साथ भी कोऑपरेट किया अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री प्लस, यानी कि ओपेक प्लस कंट्री, जो आपका ग्रुप ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री होते हैं। और ओपेक प्लस में रशिया आ जाता है, ओपेक में रशिया नहीं आता है, ओपेक प्लस जो है उसमें रशिया आता है। तो इसके साथ रशिया के साथ कोऑपरेट करने का प्रयास किया गया है फॉर डीलिंग विद द हायर ऑयल प्राइसेस एंड ऑल्सो फैसिलिटेटेड द रिटर्न ऑफ सीरिया टू द अरब वर्ल्ड। तो जो भी हमने अभी देखा सऊदी के इनिशिएटिव्स, वो कहीं ना कहीं यूएस की इंटरेस्ट को आहत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूएस नहीं चाहता कि चाइना का प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में हो जाए। यूएस नहीं चाहेगा कि सऊदी अरबिया यूएस के
दूर हो जाए, है ना। दैट्स वाई डिस्पाइट ऑल दीज बैकड्रॉप, व्हाइट हाउस प्रयास कर रहा है कि सऊदी अरबिया को मनाया जाए और उसको जो रिलेशन है उसमें बैलेंस रखा जाए। तो इसीलिए आप देख सकते हो इजराइल के साथ रिलेशन को नॉर्मलाइज करने में यूएस का काफी बड़ा योगदान रहा है। आप कह सकते हो इसकी शुरुआत 2020 से ही हो गई थी, जब सऊदी क्राउन प्रिंस एंड जो इजराइल के हेड है उन्होंने अनपब्लिसाइज्ड मीटिंग किया इन नियोम सऊदी अरेबिया। एंड वहां पर जो उस समय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, दैट इज माइक पॉम्पियो, वो भी मौजूद थे। लेकिन अब जो है 2022-23 में भी इस मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। जैसे जो अभी आपका प्रेजेंट यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है एज वेल एज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सऊदी अरेबिया विजिट करते हैं एंड इसको स्वागत भी किया जाता है ताकि इस इश्यू के प्रोग्रेस को और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बदले में सऊदी अरेबिया भी अब बोल्ड डिमांड रख रहा है कि हम रिलेशन इजराइल के साथ तो स्थापित करेंगे, लेकिन हमारे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो पालन करने पड़ेंगे। पहला टर्म्स एंड कंडीशन सऊदी अरेबिया रखता है कि हमें भाई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएस सिक्योरिटी गारंटी दीजिए आप कि अगर हमारे पर कुछ दिक्कतें आती हैं, अटैक होता है, तो फिर आप हमें प्रोटेक्ट करोगे। साथ ही साथ आप हमें अमेरिकन वेपन सिस्टम का एडवांस वर्जन प्रोवाइड करिए। साथ ही साथ आप हमें सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करिए ताकि हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ सके। जबकि इजराइल के बात पर क्या कहा गया कि इजराइल से आप हमें कमिटमेंट दिलाइए कि वो टू स्टेट सॉल्यूशन पर राजी हो। टू स्टेट सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, जो आपका इजराइल का मैप है आप देखते हो, एक तरफ आपका पैलेस्टीनियन डोमिनेट करता है, एक तरफ आपका इजरायली पॉपुलेशन डोमिनेट करते हैं। तो टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि पैलेस्टीनियन को अलग से स्टेट दिया जाए और जो आपके इजरायली पॉपुलेशन है उसको अलग स्टेट दिया जाए। ये है आपका टू स्टेट सॉल्यूशन। तो ये सब डिमांड सऊदी अरेबिया का रहा है। लेकिन यहां पर आप देखोगे ये जो तीन इंपॉर्टेंट देश हैं, सऊदी अरेबिया, इजराइल और यूएस, तीनों के अपने अपने इंटरेस्ट है। भले ही ये एक साथ आ रहे हैं लेकिन तीनों के अपने अपने इंटरेस्ट है। यूएस का इंटरेस्ट क्या है? यूएस का इंटरेस्ट है कि जो चाइना का प्रेजेंस और रशिया का प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में हो रहा है, जो हमने एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस किया, उसको रोका जाए। और इतना ही नहीं, जो इमेज डाउनग्रेड हुई यूएस प्रेसिडेंट की विद रिस्पेक्ट टू दीज टू लीडर्स, उसमें प्रोग्रेस किया जाए। मतलब उनके भरोसे को जीता जाए, इसलिए वो कंसिलिएशन को प्रमोट कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो नेक्स्ट 2024 है वहां पर यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है। तो अगर इजराइल और सऊदी अरेबिया में सहमति बनती है तो कहीं ना कहीं जो ज्यूइश कम्युनिटी है वो पॉजिटिवली यूएस प्रेसिडेंट को देखेंगे और इससे हो सकता है उनका वोट बढ़े, ठीक है, इलेक्शन में बेनिफिट हो। सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट क्या है? सऊदी अरेबिया बेसिकली मैंने आपको मैप में दिखाया, वो आपका मिडिल ईस्ट का एक प्रकार से इंपॉर्टेंट कंट्री है, डोमिनेंट कंट्री है वहाँ के लिए। तो वो अब ग्लोबल प्लेयर के रूप में इमर्ज होना चाहता है। एम्बिशियस फॉरेन पॉलिसी है सऊदी अरेबिया की, ठीक है, और वेल्थ तो है ही के पास। एंड इतना ही नहीं, इजराइल के साथ रिलेशंस बना के जो आपका यूएई ने फॉर द फर्स्ट टाइम इजराइल के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश किया था अंडर द अब्राहम अकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ यूएस, तो उसमें भी सऊदी अरेबिया लीड रोल ले लेगा, ठीक है। अब्राहम अकॉर्ड प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। और इतना ही नहीं, अगर डिप्लोमेटिक टाइज सऊदी अरेबिया का इजराइल के साथ होता है
तो उससे आपका ईरान और सीरिया में भी रिकन्सिलिएशन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसराइल के लिए क्या बेनिफिट है? तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि ये जो आपका मिडिल ईस्ट वाला कंट्री है, जिसमें आपका मोस्टली आप देखोगे इस्लामिक कंट्री है, तो वो इसराइल को एक लेजिटिमेट जेविश स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम होगा। और इतना ही नहीं, इस एग्रीमेंट के बाद इसराइल का इंटीग्रेशन अच्छे से हो जाएगा विद द अरब इस्लामिक वर्ल्ड, एंड ट्रेड हो या फिर इकोनॉमिक एक्सचेंजेज हो, ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे बढ़ेंगी। एक प्रकार से इसराइल के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खुल जाएगा और जो इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और इसका अगर हम वाइडर इम्पैक्ट करें, यानी कि ग्लोबल लेवल पर क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो पहली बात तो ये कि जो अदर इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सऊदी अरेबिया को फॉलो करेंगे, तो इजराइल का रिकॉग्निशन तो मजबूत होगा ही होगा, साथ ही साथ इजराइल के साथ अदर इस्लामिक कंट्रीज के जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे। बट एक सबसे बड़ा कंसर्न निकल कर आता है कि जो पैलेस्टीनियन का इश्यू है वो हो सकता है सबड्यू हो जाए, यानी कि उसके इंटरेस्ट की आवाज़ न निकल पड़े, एंड इसके कारण जो आपके पैलेस्टीनियंस है वो और ज़्यादा पोलराइज हो जाएंगे, रेडिकलाइज हो जाएंगे, और जो वहाँ की सिक्योरिटी है उसको एक थ्रेट पहुँच सकता है। भारत पर क्या इसका इम्पैक्ट होगा? तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इजराइल, हमारा जो पॉलिसी है मिडिल ईस्ट को लेकर वो कंट्राडिक्टरी होता है। कहने का मतलब, अगर हम इजराइल के साथ कुछ रिलेशन अच्छे करते हैं तो हो सकता है सऊदी अरेबिया नाराज हो जाए, सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन अच्छे करने का प्रयास करते हैं तो हो सकता है इजराइल नाराज हो जाए। लेकिन जब इन दोनों में दोस्ती हो जाएगी तो भारत जो है कंट्राडिक्टरी पॉलिसी नहीं रख सकेगा। भारत और अच्छे तरीके से मिडिल ईस्ट में अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सकेगा, एंड ऑल्सो इट में ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, बिकॉज यूएस जो है वो चाइना को इस रीजन से दूर भगाने का कोशिश कर रहा है, जो हमने अभी देखा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डिटेल के साथ। होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। फॉर नाउ थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।